हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्सीजी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम पेरोल को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। 2023 में पेरोल एक बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब कि पेरोल को स्पेशली एचआरस के लिए बहुत ही पॉपुलर हो गया है आजकल। तो पेरोल कैसे हम सिंपल तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ईएसआई कब एप्लीकेबल होता है, किन किन एम्प्लॉयज़ का ईएसआईसी कटेगा, ईपीएफ कब एप्लीकेबल होता है, किन किन एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ कटेगा, किन का नहीं कटेगा, पूरा इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो एक ये एक्सेल का फॉर्मेट है जिसमें हम पेरोल कैसे एक्सेल पे सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम, जो भी आपका कंपनी का नाम है आप वो टॉप पे लिख सकते हैं। पेरोल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो हर मंथ के एंड में, हर मंथ के 31 को आपको ये पेरोल प्रिपेयर करना होता है ताकि आप अकॉर्डिंगली सैलरी को जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पे कर सके। सो बेसिकली सबसे पहला हमारा जो कॉलम है दैट इज एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपके एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉय आईडी, जो भी रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय आईडी आपके एम्प्लॉय को असाइन की गई हो, या फिर आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अगर ज्यादा एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप एम्प्लॉय आईडी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ एम्प्लॉय, जो भी आपका एम्प्लॉय का नेम है। थर्ड वन इज पैन नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए और बहुत रीडली आपके पास होनी चाहिए। द रीजन मीन, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होगा तो आप टीडीएस काटते टाइम आप कैसे टीडीएस काटोगे, कैसे उसकी रिटर्न फाइल करोगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सो पैन नंबर इज द बेसिक थिंग। हर एम्प्लॉय के पास पैन नंबर होना तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे पैन नंबर का कॉलम इसलिए हमने रेडिली इंसर्ट कर लिया है ताकि आपको जो भी कंप्लायंसेस करने हो आगे जाके उसमें आपको दिक्कत ना, आपको मल्टीपल जगहों से पैन ना लेना पड़े, आपके पास कंसोलिडेटेड डेटा हो हर मंथ में। ओके, देन सैलरी पैकेज। अब ये हमारा कि उनका ग्रॉस सैलरी पैकेज कितना है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी कितना पड़ने वाला है। तो सैलरी पैकेज, अब जैसे मान लीजिए ये आपका जो भी सैलरी है, आपके जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनकी हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी को कोट कर लिया है। अब ये डी और एचआरए मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। सो मैंने क्या किया है, मैंने डी और एचआरए भी यहाँ से शीट से रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली फॉलो करते हैं, मैं उसी की बेसिस पे कंप्यूट करती हूँ। डीए हमारा होता है बेसिक का 10%। सो ये हमारा डीए हो जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड हमारा एचआरए जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो होता है बेसिक प्लस डीए का 30%। सो हमारा एचआरए निकलेगा बेसिक प्लस डीए का 30%। सेम हमारा एचआरए हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इस तरीके से हमारा डीए और एचआरए कैलकुलेट हो चुका है। आपकी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेट कोई और फॉलो करते हो, तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका रेट फॉलो करता है आपके उसको बेसिस पे डीए और एचआरए कंप्यूट करना है। अदर स्पेशल अलाउंसेस, अब काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर लो। लाइक एलटीए उसमें कवर हो सकता है, कुछ इंसेंटिव्स उसमें कवर हो सकते हैं। तो जो भी अदर स्पेशल अलाउंसेस हैं वो हम इस टैब में कंसिडर कर लेंगे। अभी मैंने अज्यूम करा है कि हमारे सारे एम्प्लॉयज के लिए 1000 रुपीज के अदर स्पेशल अलाउंसेस हैं। तो हमारी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे आ गई। दैट इज, इसको हम सीटीसी भी बोल सकते हैं। अगर मैं फिक्स्ड की बात करूँ, मैं वेरिएबल हटा दूँ, तो दिस इज ऑल्सो माई सीटीसी, बेसिक डीए एचआरए, और जो भी मेरे अदर कंपोनेंट्स हैं सैलरी स्लिप के वो भी मेरे यहाँ पे कवर हो जाएंगे अदर स्पेशल अलाउंसेस में। तो मेरा ये टोटल सैलरी आ गया है सारे एम्प्लॉयज के लिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज अटेंडेंस। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस की। सो अटेंडेंस में आपको ये देखना है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज है वो कितने दिन प्रेजेंट हैं, आपके प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं, आपका हर एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपको देखना है पेड लीव्स। अब हर एम्प्लॉय को कुछ अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग पेड लीव्स अलाउ होते हैं। आपके अपने परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है पेड लीव्स काफी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जिस एम्प्लॉय ने जितने पेड लीव्स लिए हैं वो आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। जिसने जितने वीकली ऑफ्स हैं, लाइक कितने सैटरडे संडेज हैं, उनका सैलरी आपको पे करना ही होता है, तो जितने भी वीकली ऑफ्स हैं वो आप कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा टोटल जो होगा वो पे डेज आ जाएगा कि हमें कितने दिन की सैलरी अपने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय को पे करनी है। तो हमारे पे डेज हमारे पास आ जाएंगे। नाउ दिस इज अटेंडेंस। अभी हमारा अटेंडेंस भी कवर हो गया। अब सबसे बड़ी गलती जो काफी एचआरस कर जाते हैं, आपके पे डेज कभी भी जो आपके वर्किंग डेज हैं, टोटल वर्किंग डेज हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सॉरी, टोटल डेज इन अ मंथ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक कहीं भी मेरा जो अगर मैं जनवरी की कंपटीशन कर रही हूँ तो कहीं भी मेरा 31 डेज से ज्यादा नहीं हो सकते हैं पे डेज, बिकॉज हाउ इज इट इज पॉसिबल। तो ये एक वैलिडेशन चेक होता है बेसिक, कि आप ये वैलिडेशन चेक बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए। स्पेशली एक्सेल का जब हम यूज करते हैं तो हमको वैलिडेशन चेक्स करते रहने चाहिए बीच बीच में, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हमारी कहीं भी कोई गलती वर्किंग नहीं है, कोई गलत चीज हम नहीं पे कर रहे हैं। सो किसी एम्प्लॉय को अगर आपने ज्यादा सैलरी दे दी तो फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि कहीं भी केस में 31 डेज से ज्यादा टोटल पे डेज नहीं होने चाहिए। नाउ हम आगे मूव करते हैं ग्रॉस सैलरी अर्नड। ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे? दिस इज नथिंग, दिस इज बेसिकली जो आपकी बेसिक है, जो आपका बेसिक का कंपोनेंट है। लाइक इसका बेसिक का कंपोनेंट 28,000 था, उसको आपने, मैं आपको एक कंप्यूट करके दिखा देती हूँ। मेरा बेसिक का कंपोनेंट कितना है?
मेरा बेसिक का कॉम्पोनेंट 28,000, इसका टोटल पे डेज मुझे कितने दिन का पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय 31st। सो हमारा जो भी बेसिक है उसमें हमने टोटल पे डेज कितने हैं डिवाइड बाय 31। ये नंबर ऑफ डेज आपके डिपेंड करते हैं कौन से मंथ का कंप्यूटेशन क्रिएट करें। लाइक मैं जनवरी का क्रिएट कर रही हूँ तो मैं 31st कंसिडर करूंगी। सेम अगर आप फरवरी का कर रहे हैं तो आपको 28 कंसिडर करना है। सो ये हमारा निकल गया बेसिक कि हमें बेसिक कितना पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। सिमिलर पैटर्न पे हम डीए निकाल लेंगे। टोटल डीए कितना है और हमें टोटल पे डेज कितने हैं 21 डिवाइडेड बाय 31। सो ये हमारा डीए निकल गया। और सिमिलर पैटर्न पे आप एचआरए निकाल सकते हैं। बिल्कुल एचआरए इंटू पे डेज आपके कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। सो आपका इस तरीके से बेसिक डीए एचआरए सारे एम्प्लॉइज के लिए आप कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ अदर स्पेशल अलाउंसेस सेम पैटर्न पे आप अदर स्पेशल अलाउंसेस को भी जितने नंबर ऑफ डेज है उसके बेसिस पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ इंसेंटिव्स, अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लाइक सीजनल वर्क होता है कि अगर किसी सीजन में ज्यादा सेल हो गई तो आपको उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। दिवाली का बोनस हो गया या फिर और भी किसी, हर ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन के एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का जिस भी एम्प्लॉय को जिस मंथ का इंसेंटिव बनता है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी कि आपको ग्रॉस कितना अपने एम्प्लॉय को पे करना है। अब ग्रॉस के बाद आता है हमारा डिडक्शंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अब तक जितने भी हमने कंपोनेंट्स कैलकुलेट करे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल थे एज इन की कितनी इंप्लॉय की सैलरी है, कितना क्या है। बट यहाँ पे डिडक्शंस के कॉलम में आ जाते हैं गवर्नमेंट के लॉस, गवर्नमेंट के रूल्स, ESIC की एप्लीकेबिलिटी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की एप्लीकेबिलिटी। तो इस सेक्शन पे आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रखना है और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम डिडक्शंस में कवर करते हैं ESIC के अमाउंट को। अब ESIC में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और दोनों के रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का रेट होता है, मैंने यहाँ पे एक नोट्स फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिख रखा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का रेट होता है 0.75% ऑफ द टोटल सैलरी अर्न फॉर द मंथ। तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है, टोटल सैलरी अर्न मतलब नंबर ऑफ डेज के बेसिस के बाद जो सैलरी आई है टोटल, उसमें बेसिक भी होगा, ESIC टोटल पे कैलकुलेट होता है, दैट इज बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस स्पेशल अलाउंसेस जो भी हैं आपके सब कवर होते हैं। तो उसका आपको कितना निकालना है 0.75%। बट एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ESIC उन एम्प्लॉयज का नहीं डिडक्ट होगा जिनकी टोटल सैलरी 21,000 से ज्यादा है। यस, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो आपको ESIC नहीं डिडक्ट करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, आप कह सकते हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर आपको फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट लगता है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता दूंगी, मैनुअली तरीका, जिससे भी आप ESIC कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ESIC का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके एम्प्लॉय की टोटल सैलरी एज इन HN हमारा क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन सी सैलरी आपको कंसिडर करनी है ESIC कैलकुलेशन में। जो आपका सैलरी पैकेज की सैलरी है, लाइक अगर आपकी टोटल सैलरी 41,040 है तो आपको HN वाला कॉलम जो हमारी टोटल सैलरी है उसको कंसिडर करना है। अगर मेरी टोटल सैलरी 21,000 से ज्यादा है, इफ HN दैट इज माई टोटल सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो मेरा ESIC नहीं कटेगा, दैट इज जीरो अमाउंट। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो मेरा जो भी मेरी सैलरी अर्न है दैट इज दिस अमाउंट, जो मेरी सैलरी अर्न है उसका मुझे 0.75% कंप्यूट करना होगा। सो दिस इज माई ESIC फॉर्मूला। सो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप अपना ESIC कंप्यूट कर सकते हैं, आपको किस एम्प्लॉय के लिए निकालना है, किसके लिए नहीं डिडक्ट करना है और कितना डिडक्ट करना है। अब एक मैनुअल फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, मैनुअली आप कैसे चेक कर सकते हो कि किनका ESIC कटेगा किनका नहीं कटेगा। आपको सैलरी पैकेज के टैब पे जाना है, यहाँ पे आप टोटल सैलरी देख लो, जिसकी 21,000 से कम है, लाइक दिस वन मेरी 21,000 से कम है, दिस वन मेरी 21,000 से कम है, यहाँ पे मेरा 21,000 से कम है और यहाँ पे भी मेरा 21,000 से कम है। तो मुझे इन चार एम्प्लॉयज का ESIC काटना है, कितना 0.75%। किसका 0.75%? जो मेरी सैलरी अर्नड है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। हाँ, तो जो मेरी ग्रॉस सैलरी अर्नड है ये वाला, इसका 0.75% आप डिडक्ट कर लोगे तो आपको सिर्फ 4 ही एम्प्लॉय का ESIC डिडक्ट करना है, बाकी एम्प्लॉयज को आपको ESIC डिडक्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं EPF के बारे में। EPF की भी आपको एप्लीकेबिलिटी और इस लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी। सो EPF का आपका रेट कितना है? EPF आपका डिडक्ट होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस DA। जो भी आपका बेसिक होगा और DA होगा फॉर द मंथ, उसका आपको 12% EPF डिडक्ट करना होगा। अब EPF भी एम्प्लॉय की लिमिट होती है 15,000। EPF में एम्प्लॉय की लिमिट कितनी होती है 15,000। सो अगर आपकी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम है तो आप ऑब्लिगेटरी हो कि आपको एम्प्लॉयर ऑब्लिगेटरी आपको EPF डिडक्ट करना होगा। लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्ट इन करना चाहता है EPF डिडक्शन के लिए या फिर ऑप्ट आउट करना चाहता है। तो EPF की कैलकुलेशन के टाइम पे आपको हर इंडिविजुअल के डिक्लेरेशंस को ध्यान में रखना होगा कि किस एम्प्लॉय ने EPF को ऑप्ट इन करा है, किसने एम्प्लॉय को EPF को ऑप्ट आउट करा है। लेकिन अगर उनकी सैलरी 15,000 से कम है
और अगर आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से ज्यादा हैं तो आपको ईपीएफ डिडक्ट करना ही करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी ईपीएफ के लिए आप एक बार ईपीएफ की जो एप्लीकेबिलिटी है उसको गो थ्रू करने, बिकॉज हर एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट केस बन सकता है, कोई स्टैंडर्ड केस नहीं बन सकता। तो हर एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट केस है, तो आपको एक बार उसको हर एम्प्लॉय के लिए रिस्पेक्ट से ईपीएफ आपको चेक करना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको डिडक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ईपीएफ हम कितना कंप्यूट करेंगे, अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ मुझे हर एम्प्लॉय का ईपीएफ डिडक्ट करना है। तो मेरा ईपीएफ निकलेगा बेसिक प्लस डीए का 12%, जो मेरा बेसिक मुझे पे करना है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, और डीए जो मेरा कैलकुलेट हुआ है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, उसका 12% मेरे को ईपीएफ पे करना होगा। सो इस तरीके से मैंने अपना ईपीएफ कंप्यूट कर लिया फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। नाउ एडवांस सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस सैलरी ले रखी है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टीडीएस, अगर हर एम्प्लॉय का जिनकी सैलरी हर इंडिविजुअल का एक अलग केस होता है, आपको उसमें डिक्लेरेशंस देखने पड़ेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स देखने पड़ेंगे। तो जिस एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करना है वो जनरली एम्प्लॉयर्स कौन से मंथ में डिडक्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों में एम्प्लॉयर जनरली डिडक्ट करते हैं टीडीएस अपने एम्प्लॉइज का। तो आपको वो यहाँ पे किसका कितना टीडीएस डिडक्ट करना है वो मेंशन करना है, प्रोफेशनल टैक्स मेंशन करना है, आपका टोटल डिडक्शंस का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल डिडक्शंस आ जाएंगे। इसको आपको बहुत अलर्टनेस के साथ कंप्यूट करना है, डिडक्शंस वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये टोटल डिडक्शंस हम आपको पता चल जाएंगे, फिर आपको नेट सैलरी पता चल जाएगी ए माइनस बी, जितनी ग्रॉस सैलरी आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज पे करनी है, और आपके टोटल डिडक्शंस ए माइनस बी करेंगे, आपको आपकी नेट सैलरी कंप्यूट हो जाएगी कि आपको किस एम्प्लॉय को पर मंथ बेसिस पे कितना पे करना है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे पेरोल को बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल में बना सकते हैं। पेरोल से डरने की जरूरत नहीं है, पेरोल बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्सेल में प्रिपेयर कर सकते हैं और बिल्कुल एरर फ्री प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेल है तो आपको हर कैलकुलेशन मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय।